मतलब मुंबई का इलेक्शन मिस किया इसने। शुक्रिया निखिल। निखिल, हमने और आपने एक चीज जरूर देखी है, पिछले इतने सालों में हमने देखा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को चुनाव की तारीखों के ऐलान करते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, लेकिन शायद ये लंबे समय के बाद या इतिहास में शायद पहली बार होने जा रहा होगा कि मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि इसका महत्व भी है, गंभीरता भी है। हमने देखा कि संडे को इंडी ब्लॉक के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग तक गया और चुनाव आयोग के पास अपनी 5 मांगे भी रखी। उन 5 मांगों का चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब दिया, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक लंबी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने इंडिया ब्लॉक की उन तमाम 5 मांगों का जवाब देश के सामने भी रखा। साथ ही साथ 7 चरणों में इस मौसम में, इस गर्मी के मौसम में चली वृहद चुनावी प्रक्रिया की जो तमाम उपलब्धियां थी वो भी देश के सामने रखी। और इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने की ये पूरी प्रक्रिया पर जब सवाल उठाया जाता है तो इसे क्या कहा जाए। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। निखिल जैन हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस की सोच से ताल्लुकात रखते हैं। साथ ही हमारे साथ शाइना एनसी हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर हैं। समीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, सवालों पे ना जाएं, लेकिन ये कहें कि चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब आप लोग संतुष्ट हैं? ऋतु जी, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूँगा उन 33 चुनाव कर्मियों को जिनकी मृत्यु इस हीट वेव में हो रहे चुनाव में हुई। दूसरी बात, आपने ये कहा कि ऐतिहासिक था कि इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट डे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस चुनाव में शायद ये भी ऐतिहासिक था कि हर चरण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी गई। पहले 2 चरणों में जब इतने ज़्यादा सवाल उठे तो चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से सीख लेते हुए सोच लिया चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, सवाल ही नहीं उठेंगे। इससे विपक्ष या देश की जनता संतुष्ट नहीं होने वाली। संतुष्ट तब होती जब सही समय पे सारे आंकड़े, सारे तथ्य जनता के सामने रखे जाते जो जनता का हक है। लेके गए आप 5 मांग लेके गए चुनाव आयोग के पास, क्या चुनाव आयोग ने उन 5 मांगों को माना या नहीं माना, ये बताएं आप। आप अपना एक प्रतिनिधिमंडल लेके चुनाव आयोग गए थे ना, तो चुनाव आयोग ने क्या कहा आपको, आपकी 5 मांगों पे क्या जवाब दिया चुनाव आयोग ने? ज़्यादा बड़ा सवाल ये है, जब विपक्ष पिछले 1 साल से चुनाव आयोग से मीटिंग दर मीटिंग मांगता गया कि हमें ईवीएम पे सवाल हैं, हमें संदेह है, हम ये शायद कहें या ना कहें कि ईवीएम गड़बड़ वाले हैं, लेकिन संदेह ज़रूर है, देश की जनता को संदेह है। तो चुनाव आयोग की ये दायित्व बनता था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इन सवालों का हल करें। लेकिन हमारे मुख्य चुनाव आयोग ने क्या करा, आके शायरी कर दी, मेरे सपने में ईवीएम आती है। ईवीएम पे सवाल पहला मौका नहीं है और एक तरह से उसका शाइना जी की पार्टी के जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी 2010 में, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। 2010 में राज्यसभा सांसद बीजेपी के इन्होंने किताब लिखी थी ईवीएम गड़बड़ है। इंडिया गठबंधन की 5 मांगों का जवाब आज चुनाव आयोग ने देश की जनता के सामने भी साफ रखा और बताया कि इनकी 5 मांगे चुनाव आयोग ने मांगी है। शिकायत अभी भी बरकरार है, क्या कहेंगी? देखिए, विपक्ष सिर्फ रोते रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दिया है, इलेक्शन कमीशन ने सभी 5 जवाब दी है और वो सिर्फ ये चलाते रहते हैं ईवीएम्स को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके। आप स्वीकार कीजिए कि जो जीता वही सिकंदर, और ये जनादेश तय करता है। जनादेश प्रगति के आधार पे तय करता है कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं। प्रजातंत्र, लोकतंत्र की खूबी है कि हार और जीत होती है, लेकिन जो आप स्वीकार ही नहीं करें, आप मुद्दे के ऊपर चर्चा कीजिए ना। आपने कभी मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं की, कहीं ना कहीं पूरा आपका नैरेटिव नकारात्मक रहा है। सकारात्मक रूप से मोदी जी ने जो किया है इन 10 सालों में, उसके बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, प्रो इनकम्बेंसी था। और विश्व में जब विश्लेषण हो रहा है तो पता चलेगा 2014, 2019 और 2024 वोट शेयर कैसे बढ़ा है, सीट्स कैसे बढ़े हैं और लोगों का विश्वास क्यों है। और ये विश्वास सिर्फ मोदी जी की ईमानदारी और उनकी परिश्रम और उनकी निष्ठा नीति को लेके है। बिल्कुल, भारत की चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र में 140 करोड़ जनता का विश्वास को भी मजबूत करती है और हर चुनाव ये साबित करता है कि चुनाव कितना पारदर्शी, सटीक और सुरक्षा के घेरे के तहत किया जाता है। तो इस पर अगर सवाल उठता है तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है। सवाल सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रह जाता है। समीर जी, क्या आपको लगता है एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया देश की जिसकी आज तारीफ
चाइना का ग्लोबल टाइम्स करता है, वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा है, जापान टाइम्स कर रहा है, तमाम विश्व की नजर इस पूरी चुनाव प्रक्रिया पे है। और आप भी जानते हैं कि कई ऐसे देशों ने आत्मसात करा है हमारे इस ईवीएम को, साथ ही साथ हमारी प्रक्रिया की सराहना की है। ऐसे में जब विपक्ष इस तरह के सवाल उठाता है तो क्या आपको लगता है कि राजनीति नफा नुकसान से ऊपर उठ के देखने की जरूरत है, देश के लिए सोचने की जरूरत है? देखिए, मैं 2004 का आपको जिक्र करता हूँ। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तब यही चुनाव आयोग था। 2009 में जब यूपीए की सरकार बनी तब यही चुनाव आयोग था। 2014 में चुनाव हारे, मोदी की सरकार आई, सरकार केंद्र में कौन था? 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, वही चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा था, तब कांग्रेस सरकार आ रही थी। 2014 में जब मोदी की सरकार आई, कांग्रेस आ रही, तब भी चुनाव आयोग इन्हीं का था। चुनाव आयोग देश के अंदर स्वतंत्र पूरा निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाता आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर 2019 तक के चुनाव आप देखेंगे, इस बड़े लोकतंत्र को सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और यहाँ जो चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव करवाता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या दुनिया में किसी ने भारत के लोकतंत्र के चुनाव प्रक्रिया पर उंगली नहीं उठाई। और कांग्रेस हर चुनाव में इस बात का जिक्र करती है कि चुनाव आयोग के कारण हम चुनाव हार रहे हैं, ईवीएम के कारण हम चुनाव हार रहे हैं। विपक्ष तो गया था ना सुप्रीम कोर्ट में, एक बार नहीं गया, 40 बार सुप्रीम कोर्ट में गए। हर बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप निष्पक्ष चुनाव लड़ते नहीं हो, ईवीएम पे आप उंगली उठाते हो। दिग्विजय सिंह का आज बयान आया, और 4 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था राजगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कि राजगढ़ की जनता मेरे साथ है और मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। और आज दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर मैं चुनाव हारूंगा तो ईवीएम के कारण चुनाव हारूंगा। मुझे लग रहा है कि ईवीएम को चुनाव आयोग को कोसने से बेहतर ही होगा कि राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा विपक्ष अपने अंदर जाके और जमीन स्तर पर तैयार करे। कर्नाटक का आप चुनाव जीतते हो तो आपको ईवीएम में तकलीफ नहीं होती, हिमाचल का आप चुनाव जीतते तो आपको ईवीएम में तकलीफ नहीं है। और आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से चुनाव हारती है, तब भारतीय जनता पार्टी कहती है क्या कि ईवीएम में गड़बड़ी है इसलिए हमारी खाली 9 सीटें आ रही है? भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। और लोकसभा चुनाव में जब 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो अरविंद केजरीवाल और ये विपक्ष कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। मुझे लग रहा है कि बार बार चुनाव आयोग को उंगली उठाने से बेहतर है कि कांग्रेस अपने अंदर जाके जमीन स्तर पर काम करे और जनता के बीच जाए। संक्षेप में सिर्फ जोड़ना चाहती हूँ कि जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों को आप में विश्वास क्यों नहीं है। जब आप रणनीति और आगे की सोच के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने क्या किया है लाभार्थियों के लिए और कैसे 60 करोड़ के लोग आबादी की जिंदगी में परिवर्तन लाया है। और वो परिवर्तन सिर्फ प्रगतिशील है। जो आप ये स्पर्धा में सही मायने पे सवाल जवाब करें तो फिर आपको पता चलेगा कि लोग क्यों जताते हैं विश्वास मोदी जी में। निखिल जी, अगर ईवीएम से इतना ही परेशानी है और ईवीएम पे इतनी ही शक शुबा है तो चुनावी प्रक्रिया का ही बहिष्कार कर देते। आप पहले दिन से आप ये मानते कि चुनाव ईवीएम पे हो रहा है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब चुनाव आप लड़ रहे हैं, चुनाव 7 चरण का पूरा हुआ है, उसके बाद अगर आप इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि गृह मंत्री फोन कर रहे हैं डीएम्स को, अब चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया है, आज शाम तक का समय था। जयराम रमेश वरिष्ठ नेता है, क्या इस तरह का भ्रम फैलाना देश में एक ऐसी व्यवस्था पे जिस पे लोगों का विश्वास है? दो तीन क्या मुद्दों पे आपको बात हुई लगता है। है एग्जिट पोल के नतीजों ने इतना बेचैन कर दिया है कि अब आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप चुनाव आयोग पे ही सवाल उठाने लग गए? 2-3 मुद्दों पे बात हुई है, मैं सब पे एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले ये बोला गया शाइना एनसी जी के द्वारा कि विपक्ष का पूरा नैरेटिव नकारात्मक था। विपक्ष ने क्या कहा कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, हम यूथ को अप्रेंटिसशिप की जॉब देंगे। इनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सबके प्रधानमंत्री भाजपा ने कहा। मैं एक बात करता हूं, वहां से दो लोग भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं, एक चीज का संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा। नेगेटिव नैरेटिव इनका रहा, चुनाव आयोग पे बात कर रहे हैं निखिल जी चुनाव आयोग पे नेगेटिव नैरेटिव बात करते हैं। दूसरे चरण के बाद आपकी नेत्री प्रियंका गांधी ने बाकायदा निकल के कहा कि अगर हम नहीं जीतते हैं तो ईवीएम पे संदेह है, ईवीएम में घपला है, इसलिए हम चुनाव नहीं देंगे। दूसरे चरण में 7 चरणों के चुनाव में जवाब दे दूं? आपने सवाल ये पूछा, सही मैं है, उसका जवाब देना चाहता हूं। ये नेगेटिव नैरेटिव नहीं है। ऋतु जी जवाब तो देने दीजिए। आपने कहा कि विश्व की नजर इस चुनाव पे है, ग्लोबल टाइम्स इसकी, चाइना के अखबार प्रशंसा कर रहे हैं, जापान के अखबार प्रशंसा कर रहे हैं, बिल्कुल करते आ रहे हैं। 2024 में इस चुनाव आयोग के अंदर या फिर नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं करा, पिछले 70-80 साल से जब से देश में लोकतंत्र बहाल हुआ है, जब से चुनाव हो रहे हैं, पूरा विश्व देखता है, सराहना करता है कि किस तरीके से इस देश में जो एक इकलौता एग्जाम्पल होगा पूरी दुनिया में कि इतना गरीब देश होने के बावजूद हम निष्पक्ष चुनाव करने की एक लेगेसी के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन समीर जी ने कहा कि यही चुनाव आयोग था 2004 में, 9 में, 14 में, 19 में। साहब
संस्थान उतने ही अच्छे होते हैं, जैसे अंबेडकर जी ने कहा था, जितने अच्छे उन पे बैठे लोग हों। ये चुनाव आयोग, ये राजीव कुमार जो शायरियां करते फिर रहे हैं, जो लापता जेंटलमैन टीम का जवाब आज के पहले मुझे बताइए 2014 के पहले कैसे चुनाव आयोग नियुक्त होते थे? क्या कोई कमेटी थी? प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जिसे चाहती थी उसका चुनाव नियुक्त करती थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार कमेटी बनी है। अधीर रंजन चौधरी को कमेटी में लिया गया कि नहीं बताइए? अधीर रंजन चौधरी को कमेटी में लिया कि नहीं? इसके पहले कभी किसी कमेटी में लिया गया था क्या? देने नहीं देंगे, जवाब दे देता हूं। 1990s में उच्चतम न्यायालय की जजमेंट थी कि एक कमेटी बनेगी जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, प्रधानमंत्री और साथ साथ मुख्य न्यायाधीश देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। चीफ जस्टिस तब तक रहेंगे जब तक कमेटी नहीं बनेगी। कमेटी बनने के बाद चीफ जस्टिस के लिए कोई रोल नहीं था। सीजीआई ने कहा था जब तक केंद्र सरकार कमेटी बनाएगी हम उसके अंदर रहेंगे। सीजीआई का कोई कंपल्शन नहीं था उसके अंदर। आप गलत मत बताइए, इतना कोई कंपल्शन नहीं था। नहीं, आप पत्रकार बन के आ रहे और हैं। मनमोहन की सरकार में तो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन तो कैबिनेट मंत्री बनकर रहे। वो टीएन तो चुनाव लड़े अडवाणी के खिलाफ गांधीनगर में जाकर। किसने टिकट दिया था? मैंने आपका सवाल ही नहीं उठाया। मैं कह रहा हूं कि मुझे जवाब देने दीजिए। इन्होंने कहा कि वोट शेयर कैसे बढ़ रहा है। देश ये भी देखेगा कि किस तरीके से इस चुनाव आयुक्त ने 6-8% टर्नआउट बढ़ाया 11 दिन बाद विपक्ष को और देश की जनता को नंबर नहीं बताया। कितने लोगों ने वोट डाला, बटन दबा दिया और वोटिंग बढ़ गई है। प्रधानमंत्री कहते हैं सड़कों की गिनती नहीं होगी और रमेश तेली 140 वोटों की गिनती नहीं होगी। आप बताइए लोग आप बोलते रहेंगे। अब आप देखिए कि कितना निष्पक्ष चुनाव है। चुनाव लड़ना नहीं है, जनता पे भरोसा लेना नहीं है, जमीन का काम करना नहीं है और ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है। नहीं, सीएसडीएस का सर्वे भी अब आप झुटला देंगे कि देश की 71% जनता को सीएसडीएस सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है उसको नहीं मान रहे हो। आप सीएसडीएस लेके बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कह दी ना आपने निखिल जी। शायना देखिए, कोई भी इलेक्शन में हार और जीत होती है। आपका बड़प्पन तब बनता है जब आप विश्लेषण करें कि आपकी हार क्यों हुई और जीत जिसकी हुई उनको स्वीकार करें, क्योंकि ये जनता का जनादेश है, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का नहीं है। ये बार बार बोलते हैं कि दो लोग दौड़ लगाएं, एक के पैरों में बेड़ी। बात खत्म करने दीजिए निखिल जी। वो कौन सा बात खत्म करने दे रहे थे मुझे? दो लोग दौड़ लगाएं, एक के पैर में बेड़ियां बांध दीजिए और वो बोले वो हार। कोई बेड़ियां नहीं है निखिल जी। ये बेड़ियां नहीं थी कि आपने विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। नहीं, कि आपने दो निर्वाचित मंत्रियों को बिना छोड़ दिया था। हाईकोर्ट ने बोल दिया दल शुद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं करता? आप गलत बात मत करो निखिल जी। और ये क्या हुआ है? पुलिस को जाके मैंने एफआईआर दी, पुलिस ने मुझे ही बुला लिया। जयराम रमेश का आरोप किस पे था? आरोपी को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या अक्यूज को बुलाया जाता है? किस आरोपी को? जयराम रमेश चुनाव आयोग, जब तक चुनाव चल रहा है, चुनाव आयोग के तहत तमाम जिला अधिकारी और चुनाव तमाम राज्य हैं। तो क्या देश के गृह मंत्री होना छोड़ देते? नहीं, चुनाव आयोग ने कहा है आप मुझे निखिल जी ये बताइए, जवाब दो निखिल। निखिल मेरी एक बात का जवाब दो। जयराम रमेश ने जो आरोप लगाया था कि डीएम को फोन करे, उसका क्या सबूत है? चुनाव आयोग ने आज शाम को सबूत मांगा था, जवाब दीजिए। आप जवाब दो। नहीं, प्रधानमंत्री ने जब चुनाव में कहा कांग्रेस आपकी भैंस चोरी करके भाग जाएगी, उसका जवाब दीजिए। शाइना जी, आप ये पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस गया था, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस गया था, जेपी नड्डा को नोटिस गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस गया था। नहीं, चोरी करे प्रधानमंत्री, नोटिस जाए नड्डा जी को। पार्टी बड़ी होती है, चुनाव में पार्टी बड़ी होती है। नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो पार्टी को नोटिस जाएगा ना। निखिल जी, चुनाव कौन लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस आएगा, डीएम को जाएगा क्या? आपके नेता बोलते हैं कि ये एक फैंटेसी इलेक्शन है। मैं पूछना चाहती हूँ एग्जिट पोल, चलिए एग्जिट पोल किस आधार पे तय होता है? ये जमीनी स्तर पे पूरे जांच के बाद बाहर निकल के आते हैं। आपको आपत्ति है एग्जिट पोल से? आप मेरे को एक एग्जिट पोल बता दीजिए जिन्होंने बताई हो अपनी मेथोडोलॉजी। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, तो उनके हिसाब से हर चीज फैंटेसी है। आपने बार बार संविधान को लेके गलत फहमियां 150 बार आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए गाली गलौज पे आप उतरे। सकारात्मक काम जब 11 करोड़ मुसलमानों को प्रधानमंत्री ने क्या कहा? शाइना जी, हम ये मानते हैं कि चुनावी करने वालों ने प्रक्रिया के दौरान आरोप पत्र। मेरा एक प्रश्न है, एक मेरा प्रश्न का जवाब दे दीजिए। 295 सीट राहुल गांधी ने आज बोला है, आप उसकी मेथोडोलॉजी बता दीजिए। 295 सीट कैसे आ रही है?
295 सीटें बोली है ना। बीजेपी से आपने यही सवाल आप पूछा। सर्वे एजेंसी से पूछ रहे हो, पत्रकार क्या हैं, आपको आपने जल्दी क्या बताइए। बीजेपी से पूछा 400 पार कैसे हो रहा है? हमने तो बताया, अमित शाह ने हर इंटरव्यू में बताया कैसे? जहां से हम सीटें जीत रहे हैं, बंगाल से जीत रहे हैं, उड़ीसा से जीत रहे हैं, दक्षिण से जीत रहे हैं। विपक्ष ने ये नहीं बताया आप कि ये आपके बताओ, राजस्थान विपक्ष का में नेता सीटें बनने लायक जीती सीटें जा आपको मिल रही है क्या? समीर जी और आप शाहनवाज बताइए ना। जी, दो बातें हैं समीर जी आपके लिए भी कि चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये आज की बात नहीं है, लंबे समय से है। चुनाव में यही होता है, जनता के बीच दोनों राजनीतिक दल जाते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दल असफल होते हैं चुनाव में, या उन्हें ये लगता है कि वो असफल हो रहे हैं, तो अगर वो चुनाव आयोग जैसी संस्था पे ही सवाल उठाने लग जाएंगे तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही गंभीर मसला है। और निखिल जी, सवाल उठाने चुनाव में जाते लोकतंत्र हुए के लिए कभी आपने गंभीर मसला नहीं 17C होता। पे सवाल लोकतंत्र उठाया, का आपने मूल ही DMs पे सवाल सवाल उठाना उठाया, है। आपने ईवीएम पे सवाल ऋतु जी, उठाया। मैं जवाब देता हूं। 7 चरणों के चुनाव में जनता ने ये भी देखा कि निखिल जी, किस मेरे तरह एक से का जवाब देता हूं। मूल ही सवाल उठाना एक है। तरफ विपक्ष सत्ता का पक्ष काम को है निखिल जी, निशाना आप एक बनाना, प्रश्न का दूसरी जवाब दे दो। तरफ उसका काम है चुनाव जवाब आयोग को देना। निशाना निखिल बनाते जी, रहे आप और एक प्रश्न का अंततः जवाब दे चुनाव दो। आयोग से को इतनी एलर्जी है मतगणना कि वो से पहले कभी आज किसी को प्रेस जवाब नहीं कॉन्फ्रेंस देना करके कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के तमाम उन आपत्तियों को दूर करते हुए उन 5 सवालों के जवाब भी देश के सामने रखे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हम चाहेंगे कि दूरदर्शन पे आप सभी हमारे साथ जुड़े। सटीक और निष्पक्ष नतीजों के लिए दूरदर्शन आपके साथ जुड़ा रहेगा सुबह 6 बजे से। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी नजर रहेगी कल सुबह मतगणना पर। ओवर टू यू निखिल। बहुत धन्यवाद ऋतु इस तमाम बहस मुबाहिसे के लिए।